हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एट योर फिंगर टिप्स के आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे पहले हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। अब इस चैप्टर में देख लेते हैं बच्चों कि एग्जाम्पलर ने क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं और उसके साथ ही कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर। इस चैप्टर में बच्चों अगर हम चैप्टर की एक बार बेसिक समरी देखें तो आपको डीएनए, आरएनए, जीन, जेनेटिक कोडोन्स, इन सब का स्ट्रक्चर समझाया हुआ है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो एक सेल का इंपॉर्टेंट बेस बनाते हैं, जैसे कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सभी कॉन्सेप्ट्स के साथ इस चैप्टर में दिए गए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जेनेटिक्स का वेटेज नीट में काफ़ी अच्छा है। जेनेटिक्स से लगभग आप मान के चलिए 8 से 10 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं डेफिनेटली। तो 40 से 50 मार्क्स का पेपर, अगर 10 से 12 क्वेश्चंस हम मान के चलें तो 40 से 50 मार्क्स का पेपर जेनेटिक्स से आता है। तो प्लीज़ अपनी स्टडी में इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, कहीं भी इस यूनिट में लूप होल्स नहीं रहने चाहिए। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है बच्चों, जो इस चैप्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक है। और इसमें आपसे पूछा है कि न्यूक्लियोटाइड्स कौन से बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। तो आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर, डीएनए का अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो ध्यान रखिएगा, अभी क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो मैं आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी के डायग्राम्स में ही ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। अगर हम इस एक यूनिट को देखें, दिस वन, तो दिस इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, है ना। इस न्यूक्लियोटाइड में ये जो आपको दिख रहा है दिस इज पेंटोज शुगर, जो कि डीऑक्सीराइबोज होगी, डीएनए है। तो इस शुगर में अगर आपको नंबरिंग करनी हो बच्चों कार्बन्स की तो कैसे करेंगे, जहां पर भी नाइट्रोजनस बेस लगा हो ना वो फर्स्ट कार्बन होता है, देन ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन इस मेन रिंग से बाहर होता है। ठीक है, तो ये जो 5 कार्बन का शुगर है डीऑक्सीराइबोज शुगर, पेंटोज शुगर, इसके फर्स्ट कार्बन पे जुड़ना है नाइट्रोजनस बेस को। तो बताइए ये कौन सा बॉन्ड होता है जो इन दोनों के बीच में बनता है, दिस इज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इफ यू रिमेंबर, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, फिर जब इस शुगर के 5th कार्बन को फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ना होता है तो ये जो बॉन्ड है दिस इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर एस्टर ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, फॉस्फेट है ही, दैट्स वाई फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ओके, अब जब सॉरी ग्रुप नहीं, बॉन्ड, यहाँ पर ग्रुप नहीं आएगा, दिस इज बॉन्ड। ठीक है, अब अगर दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जुड़ना है बच्चों, यहाँ पे अगर हम सेकेंड न्यूक्लियोटाइड देखें तो ये रहा, है ना। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स को अगर आपस में जुड़ना है तो एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप, उससे जुड़ता है। ये भी आपने पढ़ा है। तो अगेन यहाँ पर एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन जाता है। अब ये फॉस्फेट इधर भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ा है, इधर भी, तो इस पूरे बॉन्ड को मिलाकर कह दिया जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आपसे सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन में बॉन्ड्स पूछे जाएं कौन कौन से होते हैं तो आपको ये 3 बॉन्ड्स ध्यान रखने हैं। ओके, और अगर एक चेन को दूसरी चेन से जुड़ना हो तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, जिसमें फिक्स होता है C हमेशा G से जुड़ेगा, A हमेशा T से जुड़ेगा, A और T के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, C और G के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, ये सारे बेसिक्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, कोई भी क्वेश्चन नीट में पूछ सकते हैं आपसे। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का बॉन्ड पूछा है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड डीएनए में होता ही नहीं है, आपको पता होगा, ये प्रोटीन चेन में होता है, जब अमीनो एसिड्स को आपस में जुड़ना होता है वहां पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड। जब भी जेनेटिक्स में ये टॉपिक पढ़ाती हूँ मैं बच्चों को तो उनको काफी कंफ्यूजन होता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को कैसे याद रखना है। तो मैंने बच्चों को क्या तरीका बता रखा है, देखना जरा, कि अगर ये एक पेंटोज शुगर है, 1 2 3 4 5th कार्बन बाहर बना देते हैं, तो हमेशा आपको क्या याद रखना है बच्चों, इससे सबसे पहले जो जुड़ेगा वो 1st कार्बन पर जुड़ेगा, और 1st कार्बन पे आपको पता है N बेस जुड़ता है। तो जैसे ही ये 2 यूनिट्स जुड़ी आप इसको कह देते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो कंफ्यूज होना ही नहीं है, न्यूक्लियोसाइड तब बनेगा जब पेंटोज शुगर के पहले कार्बन को आकर पहले कार्बन का हाथ पकड़ लेगा नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड में शुगर होती है और N बेस होता है, और जब इसको न्यूक्लियोटाइड में बदलना होता है तब 5th कार्बन पर आकर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। तो तब आप न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट
को मिलाकर कह देते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो आपसे पूछा है कि इट लैक्स द, न्यूक्लियोसाइड के लिए बोला है, न्यूक्लियोसाइड में क्या लैक करेगा, तो फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ डीऑक्सीराइबोस जो कि डीएनए की शुगर है एंड राइबोस जो कि आरएनए की शुगर है, दे बिलोंग टू विच क्लास ऑफ शुगर्स। तो यू ऑल नो, अभी अभी स्ट्रक्चर बनाया हमने, 5 कार्बन्स है तो पेंटोज शुगर, 3 कार्बन होते तो ट्रायोस, 6 कार्बन होते तो हेक्सोस। हेक्सोस के एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब हेक्सोस शुगर होती है। और पॉलीसैकेराइड्स तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो सभी को कह सकते हैं। ठीक है, बढ़े हैं आगे, चलिए। द फैक्ट दैट अ प्यूरीन बेस ऑलवेज पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद अ पायरिमिडीन बेस। प्यूरीन कौन कौन होते हैं, ए एंड जी। पायरिमिडीन कौन है डीएनए के रेफरेंस में, सी एंड टी। तो आपको पता है ए हमेशा जुड़ता है टी से, सी हमेशा जुड़ता है जी से, और हमेशा प्यूरीन पायरिमिडीन से जुड़ रहा है। एक प्यूरीन दूसरे पायरिमिडीन से जुड़ रहा है। यहाँ पर ये मैंने पहले पायरिमिडीन लिख दिया, बाद में प्यूरीन लिख दिया, बट हमेशा आमने सामने प्यूरीन और पायरिमिडीन ही आ रहे हैं ना। और आपको पता है प्यूरिन्स में चाहे ए हो चाहे जी हो, केमिकल स्ट्रक्चर का मेन जो है वो सेम रहता है, और पायरिमिडीन्स में भी जो केमिकल स्ट्रक्चर है मेन वो सेम रहता है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, कुछ पोजीशन पर नाइट्रोजन के साथ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना। तो अगर दो लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर वाली चीजें बॉन्ड बनाएंगी तो उनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो रहेगा कांस्टेंट। तो अगर बॉन्ड चाहे से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है या इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ वेरी नहीं करती। तो इक्वेशन पूछ रहा है आपसे कि क्योंकि इनकी पेयरिंग होती है डीएनए में तो इट लीड्स टू, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा। तो अगर आप दो कोई भी रोप को, कोई भी स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ें और उनके बीच में बिल्कुल सेम लेंथ के बॉन्ड बनाएं, तो बट ऑब्वियस उनकी विड्थ क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो एंटी पैरेलल नेचर नहीं, सेमी कंजर्वेटिव नेचर नहीं, यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट द डीएनए, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यूनिफॉर्म लेंथ तो वैसे भी नहीं होगा, लेंथ तो यूनिफॉर्म नहीं होती है ऑल डीएनए में, ठीक है। हाँ, विड्थ जरूर हमेशा क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। ये जो है लेंथ वो तो आपको पता है ना, स्पीशीज वाइज वेरी करती है। जैसे ह्यूमन बींग्स में आप कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2 या 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, किसी और स्पीशीज में कुछ और है, ठीक है। तो विड्थ आएगा यहाँ पर, जो कि आपने पढ़ा है डबल हेलिक्स मॉडल में कि ये विड्थ लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होती है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन डीएनए एंड हिस्टोन, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम मॉडल पूरा इसी पर बेस्ड है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज है। उसके साथ ये भी याद रखना, डीएनए एसिडिक है, हिस्टोन्स बेसिक नेचर की प्रोटीन्स हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली। कुछ भी नहीं उलझाया, अगर एक ऑप्शन होता पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेस्पेक्टिवली तब तो फिर भी आप कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना बच्चों, बेसिक नेचर किस वजह से होता है हिस्टोन्स का, क्योंकि इट इज रिच इन 2 अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। चलिए इससे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो बच्चे कई बार नीट में गड़बड़ कर देते हैं कि एक क्वेश्चन आता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन से हैं। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में सीएम का नाम आता है, सिस्टीन और मिथियोनिन, ओके। और सिस्टीन एंड मिथियोनिन ये दोनों सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं। और अगर हिस्टोन में रिच अमीनो एसिड्स पूछे जाएंगे तो फिर लाइसिन एंड आर्जिनिन आएगा। LA लॉस एंजल्स, कुछ भी जैसे भी आप याद रखना चाहें वैसे रख सकते हैं, ठीक है, बट इनको मिक्स मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रमोटर साइट एंड टर्मिनेटर साइट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से है क्वेश्चन, फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं आपको एक बार ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम दिखा देती हूँ, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। इसमें आपको बताया हुआ है कि भाई ये जो डीएनए है, इस डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स हैं, बट ऑब्वियस डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड ही होता है डीएनए। जब ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, रेप्लिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, रेप्लिकेशन तो दोनों स्ट्रैंड्स पर होता है। जब ये ट्रांसक्रिप्शन करता है तो बट ऑब्वियस दोनों में से कोई एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्ट होगा। जो स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्ट होता है बच्चों, वो कौन सा है इसमें, टेम्पलेट या कोडिंग, दिस वन, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और आपको पता है जो आरएनए बनेगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनता है हमेशा, एमआरएनए यहाँ पर बनेगा 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा। और कौन सा एंजाइम इसको बनवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से जब ये आरएनए बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज भी डीएनए पॉलीमरेज की तरह हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही नए स्ट्रैंड को बनाता है, ओके। और ये जो स्ट्रैंड बन रहा है,
आपको ध्यान होगा प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का, जब ये बन रहा होता है तो कुछ समय के लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, धीरे धीरे अलग होते जाते हैं बॉन्ड्स, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर सामने आएंगे। तो अगर ये दोनों आपस में कुछ चाहे से ट्रांजिएंट टाइम के लिए ही जुड़े हुए हैं तो एंटी पैरेलल नेचर जरूर फॉलो करेंगे। तो अगर आरएनए 5 to 3 डायरेक्शन में बनता है बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होगा, जो 3 to 5 डायरेक्शन में होगा। ओके, लेकिन जितनी भी डेफिनेशंस दी गई है ना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, वो सारी उल्टी हैं, जस्ट ऑपोजिट हैं, क्योंकि वो सारी डेफिनेशंस टेम्पलेट स्ट्रैंड के बेसिस पर नहीं दी जाती बल्कि कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पर दी जाती है। दिस इज द रेफरेंस, इसको रेफरेंस पॉइंट माना जाता है फॉर डिफाइनिंग द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्लियरली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करना है तो टेम्पलेट के बेसिस पे ना करके कोडिंग के बेसिस पर करते हैं। तो अगर एक बार मैं कोडिंग को भूल जाऊं तो आपको लगेगा मैम टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 डायरेक्शन में होता है, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होता है, जिसकी खुद की डायरेक्शन है 3 to 5। तो आप कहेंगे मैम ये प्रमोटर होना चाहिए, ये टर्मिनेटर होना चाहिए, है ना। जो 3 एंड है वो प्रमोटर होना चाहिए और 5 एंड टर्मिनेटर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब मैं अगर तुम्हें कहूं कि प्रमोटर को डिफाइन करो और तुम ऐसे बोलो कि प्रमोटर इज सिचुएटेड एट 3 एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करने के लिए जो डेफिनेशंस दी जाती हैं वो कोडिंग स्ट्रैंड के बेस पर दी जाती हैं। तो प्रमोटर की पोजीशन 3 एंड नहीं बोलूंगी मैं, कोडिंग स्ट्रैंड के जिस एंड पर प्रमोटर है वो प्रमोटर की पोजीशन होगी बच्चों। तो प्रमोटर इज सिचुएटेड एट 5 एंड। कहने को देखा जाए तो मैं इसे 3 एंड भी बोल सकती थी और 5 एंड भी बोल सकती थी कि प्रमोटर 3 एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 एंड पर होता है, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पर होता है। बट ऐसा कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, ये क्लियरली डिसाइडेड है कि जो भी डेफिनेशंस आप देंगे वो कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पर देंगे। भाई दोनों का मान रखना है। टेम्पलेट स्ट्रैंड को हमने ट्रांसक्रिप्शन में मेन बना लिया, तो ये नाराज ना हो तो इसको बोला कि डेफिनेशंस तुम्हारे बेसिस पर दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रमोटर की पोजीशन क्या बताएंगे आप, 5 एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, वो अंडरस्टूड है। इसी तरह टर्मिनेटर की पोजीशन 5 एंड नहीं बोलेंगे टेम्पलेट के रेफरेंस में, कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में 3 एंड बोलेंगे। ध्यान रखिएगा ये सारी बातें, ठीक है। तो यहां पर क्या आंसर होगा बच्चों, प्रमोटर और टर्मिनेटर। जल्दीबाजी में ये कॉन्सेप्ट मत लगा देना कि हमने पढ़ा है टेम्पलेट स्ट्रैंड वो होता है जो 3 एंड टू 5 एंड है, तो प्रमोटर यहां होना चाहिए, टर्मिनेटर यहां। अगर ऐसा करोगे तो तुम इसको टिक करके आओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। ये वाला आंसर टिक करना पड़ेगा यहाँ पर, प्रमोटर 5 एंड पर है, टर्मिनेटर 3 एंड पर है, क्योंकि ये डेफिनेशंस किसके बेस पर दी जाती है, कोडिंग स्ट्रैंड के बेस पर, ठीक है। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में जिन्हें समझने के लिए अच्छा खासा टाइम, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट बात यहीं पर बता दूं मैं, आगे क्वेश्चन आने वाला है इससे रिलेटेड। देखना क्या कि आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम है उसमें प्रमोटर रीजन जहां खत्म हो रहा है, ये प्रमोटर है, वहां पर लिखा है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, यस और नो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन जो पार्ट ट्रांसक्राइब्ड होके आरएनए में आएगा ना, आरएनए जो बनेगा वो कैसे, कहां से बनेगा, उस आरएनए में इतनी ही सीक्वेंस आएगी बच्चों, यहां से 5 एंड टू 3 एंड, ये है इसका 5 एंड। ये वाला रीजन ट्रांसक्राइब नहीं होता कभी भी, ठीक है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइट नहीं लिखी है अलग से। ज्यादातर मैंने देखा है बच्चे क्या समझ लेते हैं कि अगर ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, प्रमोटर वो जगह है जहां से जो उसको चाहिए आरएनए पॉलीमरेज को जुड़ने के लिए चाहिए, तो फिर यहीं पर ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाना चाहिए, मतलब इतना ही पार्ट होगा जो ट्रांसक्रिप्ट होता होगा। बट नो, लिख लेना आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम के साइड में कि ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो शुरुआत तो यहां से होती है, बट एंड पॉइंट ये है, दिस इज द एंड पॉइंट, यानी टर्मिनेटर वाला रीजन भी ट्रांसक्राइब होगा। तो ट्रांसक्राइब क्या होता है आप अपने एनसीईआरटी में ऐड कर लेना, प्रमोटर के अलावा एक्सेप्ट प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन जिसको आप सिस्ट्रोन भी कहते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चरल जीन, एंड टर्मिनेटर ट्रांसक्राइब्ड इन आरएनए। आरएनए में जो छपकर आती है इंफॉर्मेशन
वो इस पूरे सेगमेंट की होती है, ये वाला पार्ट नहीं होता ओनली। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल एनीमिया। ठीक है भाई, सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताओ। इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट्स। सिकल सेल एनीमिया में बॉडी में आयरन की कमी हुई है क्या? नहीं, सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। आयरन तो ऑलरेडी ले रहा है वो अपनी डाइट में बंदा, लेकिन क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि जीन में डिफेक्ट आ गया है, क्वालिटेटिव डिफेक्ट आ गया है। तो यहाँ पर इट कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट, ये कहना सही है ना? आप एक सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट को, भाई उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, नॉर्मली आपको पता है ना बच्चों ये बात कि एक जो नॉर्मल एनीमिया होता है, जनरल एनीमिया किसी को भी हो सकता है, अगर हमारी डाइट में आयरन सफिशिएंट नहीं है तो आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से हमें थकान रहना, चक्कर आना, थोड़े से काम करते ही थक जाना, ये सब सिम्टम्स रहते हैं। दैट इज जनरल एनीमिया। आप कोई भी आयरन रिच डाइट लेना शुरू करोगे, सिम्टम्स चले जाएंगे। लेकिन सेम यही ट्रीटमेंट एक सिकल सेल एनीमिया के पर्सन को दोगे तो कोई फायदा नहीं है। वहां पर आयरन डेफिशिएंसी नहीं है कॉज, वहां पर कॉज है जेनेटिक डिफेक्ट। तो सिकल सेल एनीमिया कैन नॉट बी ट्रीटेड विद आयरन सप्लीमेंट, ये कहना सही है। ठीक है, इट इज अ मॉलिक्यूलर डिजीज, यस मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट है। इट कन्फर रेजिस्टेंस टू अक्वायरिंग मलेरिया। आपके एनसीईआरटी में नहीं है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन आपने जब सिकल सेल एनीमिया पढ़ा होगा तब आपको पढ़ाया गया होगा, नहीं तो एक बार सुन लो कि जिन भी लोगों में सिकल सेल एनीमिया होता है उनमें आरबीसी सिकल शेप्ड है, और मलेरिया में आपको पता है प्लाज्मोडियम का खाना कहाँ है? आरबीसीज में। वो जो सिकल शेप्ड आरबीसीज होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड भी होती हैं और वो प्लाज्मोडियम को नरिश नहीं कर पाती हैं। तो जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया है या जो कैरियर्स भी हैं सिकल सेल एनीमिया के, उनमें मलेरिया नहीं होता, दे आर रेजिस्टेंट टू मलेरिया। ओके, ये पॉइंट भी ऐड कर देना तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एयूजी कोडोन। सबको पता है एयूजी स्टार्ट कोडोन है, मिथियोनिन के लिए कोड करता है और यूनिवर्सल नेचर है, चाहे प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो सभी में मिथियोनिन बनाएगा। तो इसके लिए भी ऑल ऑफ द अबव। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। जो आपके इस चैप्टर में चेकर बोर्ड दिया है पूरा, जिसमें सारे कोडोन्स दिए हैं, सारे मत याद करने बैठ जाना बच्चों, आप बस उनमें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एक ट्रिपल यू है ना, फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है, कई बार पूछ लेते हैं। एयूजी तो हो ही गया। एक जीयूजी है, वैलिन के लिए कोड करता है। ठीक है, और जितने भी स्टॉप कोडोन्स हैं इनके मेनली याद कर लेना। ठीक है, बाकी सारे याद करने की नीड नहीं है आपको। डन। चलिए, द फर्स्ट जेनेटिक मटीरियल कुड बी, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल पढ़ते ही डीएनए मत कर देना, क्लियरली एनसीईआरटी में लिखा है। एवोल्यूशन चैप्टर में भी आप पढ़ते हैं कि आरएनए पहले इवॉल्व हुआ होगा, उसके मॉडिफिकेशन से डीएनए बना होगा। द रीजन इज आरएनए इज लेस स्टेबल, डीएनए इज मोर स्टेबल, और हमेशा नेचर स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। तो आरएनए कुड बी फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट, विद रिगार्ड टू मेच्योर एमआरएनए इन यूकैरियोट, यानी यहाँ बात हो रही है स्प्लाइसिंग प्रोसेस की। पता है ना आप लोगों को बच्चों, यूकैरियोट्स में डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन करता है तो ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बनता है इट इज नॉट रेडी फॉर ट्रांसलेशन, ये एचएनआरएनए कहलाता है, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, बिकॉज इट हैज ऑल्टरनेटिव सीक्वेंसेस ऑफ एक्सॉन इंट्रॉन। एक्सॉन इंट्रॉन, यस और नो? इसमें एक्सॉन का मतलब एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेस, एक्सॉन, एक्सो, एक्स वर्ड आ रहा है, दैट्स रिलेटेड टू एक्सप्रेसिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, एंड इंट्रॉन्स का मतलब है इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस। बहुत आसान है याद रखना, इंटरप्ट कर रही हैं जो, तो करना क्या पड़ता है सेल को? इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस। जब न्यूक्लियस में ये बन जाता है तो उसी न्यूक्लियस में इस एचएनआरएनए की स्प्लाइसिंग शुरू हो जाती है। कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, तीनों प्रोसेस होते हैं इस पर, कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। ठीक है, और इन तीनों प्रोसेस के बाद जो मेच्योर एमआरएनए बन के तैयार होता है उसमें एक कैप लगी रहती है 5 एंड पर, और साइज बट ऑब्वियस छोटा हो जाएगा क्योंकि इन इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है। इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस वो सीक्वेंसेस हैं जो आगे जाकर ट्रांसलेशन नहीं होने देंगी, तो इंट्रॉन्स के लूप बना बनाकर स्प्लाइसिंग मशीनरी जो होती है, स्प्लाइसियोसोम वगैरह, वो उन्हें कट कर देते हैं। तो सिर्फ यहाँ क्या रह जाते हैं बच्चों? यहाँ रह जाते हैं एक्सॉन्स, और लास्ट में ऐड कर देते हैं पॉली ए टेल 3 एंड पर। ठीक है, और ये क्या होता है? कैप क्या होती है?
MgPPP, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इस तरह से एक मेच्योर mRNA बनकर तैयार होता है। नाउ इट इज रेडी फॉर ट्रांसलेशन। अब इसे न्यूक्लियस से बाहर भेज देते हैं साइटोप्लाज्म में, वहां पे ये ट्रांसलेशन करता है। ओके, तो आपसे पूछा है इसके लिए सही स्टेटमेंट बताना है, एक मेच्योर mRNA में क्या अपीयर होगा और क्या नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक्सॉन अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर, सीधा सीधा ऑप्शन बी। कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो गलती के चांसेस पूरे हैं। ठीक, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। द ह्यूमन क्रोमोसोम HGP, इस चैप्टर में एक थ्योरेटिकल टॉपिक भी है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना। वो बच्चों को बहुत जोर आता है उसको याद करने में, बट प्लीज बच्चों उसके जो सेलाइंट फीचर्स है ना वो जरूर से पढ़ लीजिएगा, उसमें से नीट में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इवन 12th बोर्ड के आपके एग्जाम्स में भी उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा है कि ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाइएस्ट एंड लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स, सबसे ज्यादा जीन्स किस पर है और सबसे कम जीन्स किस पर है। इफ यू रिमेंबर, आपने HGP में पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम नंबर 1 बेचारा है तो फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम, बट इसकी सीक्वेंसिंग सबसे लास्ट में हुई थी। इवन जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया था 2003 में, उसके बाद मई 2005 में ये सीक्वेंस हो पाया था। तो क्यों? क्योंकि ये सबसे लंबा, मतलब इस पर सबसे ज्यादा तरह के जीन्स लोकेटेड हैं। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन के साथ है क्रोमोसोम नंबर 1, और सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा है बच्चों? Y। वैसे भी आप जब भी कैरियोटाइप ड्रॉ करते हैं तो आप देख लेना, Y X लंबा होता है, Y छोटा, तो Y सबसे छोटा क्रोमोसोम है, इस पर सबसे कम नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, तो ऑप्शन सी। ठीक है, इसको उसके साथ मिक्स मत कर देना। एक HGP में ये भी दे रखा है कि वो कौन सा जीन है जिस पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो फिर जीन की बात हो रही है, तो दैट इज डिस्ट्रोफिन जीन। डिस्ट्रोफिन के लिए जो कोड करता है वो जीन के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट, चलो साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हैड नो कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डबल हेलिक्स मॉडल। बताओ भाई। फ्रैंकलिन यस, विल्किंस यस, चारगाफ, बिल्कुल चारगाफ ने डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन जो आपने पढ़ा है जो डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, उन्होंने इन सभी के ऑब्जर्वेशंस को यूज किया था ना मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, तो चारगाफ का भी इनडायरेक्ट रोल है। इन दोनों ने तो एक्सपेरिमेंट किया ही था, एक्सरे डिफ्रैक्शन। मिजेल्सन एंड स्टॉल को भी पढ़ा तो है आपने डीएनए में, बट कहाँ पढ़ा है? इन्होंने प्रूफ किया था डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, द प्रूवन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन स्कीम ऑफ डीएनए। मिक्स मत कर देना कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो मिजेल्सन एंड स्टॉल का डबल हेलिक्स मॉडल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। क्लियर? नो कंट्रीब्यूशन पूछा है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए इज अ पॉलीमर of nucleotides we all know which are linked to each other by 3,5 phosphodiester bond, अभी अभी पढ़ा था हमने। To prevent this polymerization, अगर आप चाहते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ना जुड़ें, तो which of the following modification would you choose? अब इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर सकता है जिसने एग्जैक्टली ध्यान से देखा है कि बॉन्ड किसके बीच में बने हैं। अभी मैंने तुम्हें डायग्राम में बताया था कि अगर ये एक शुगर है, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है कोई भी, तो 1 2 3 4 और एक कार्बन बाहर की तरफ है 5, है ना। अगर इसमें यहाँ पर एक मिनट रुकना जरा, ये तो नाइट्रोजनस बेस ऐड हो गया फर्स्ट कार्बन पर, फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। अब जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड था बच्चों, उसमें कैसे था, ये दोबारा बना देते हैं एक और न्यूक्लियोटाइड हम, 1 2 3 4 और ये 5। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड में भी वही सेम, यहाँ पर एक कोई भी नाइट्रोजनस बेस होगा और यहाँ पे कोई फॉस्फेट ग्रुप होगा, ठीक है। अब बताओ ये फॉस्फेट ग्रुप इसके कौन से कार्बन पे जुड़ेगा? आपने नोटिस किया है जितने भी ऑड नंबर ऑफ कार्बन है वही बॉन्ड में इन्वॉल्व है, यहाँ पे फर्स्ट, फिफ्थ और दूसरे से जुड़ने के लिए थर्ड। तो इफ यू रिमेंबर, डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात हो रही है ना, क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं। तो पहले तो बताओ मुझे इसे डीऑक्सीराइबोज शुगर क्यों कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज क्योंकि राइबोज शुगर में किसी एक कार्बन पे ऑक्सीजन हटाना है तब ये शुगर बनी, और वो कोई एक कार्बन कौन सा होता है? सेकंड नंबर का। तो राइबोज में यहाँ सेकंड पर OH ग्रुप होता है, लेकिन डीऑक्सीराइबोज में नहीं होता, तो सेकंड कार्बन पे तो वैसे भी OH ग्रुप नहीं है। अब बचा थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन पे एक तरफ H और एक तरफ OH है, बिल्कुल है। अब जब इन्हें बॉन्ड बनाना होता है आपस में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसीलिए उस बॉन्ड को 3 to 5 कहते हैं, 3 and 3-5 कहते हैं,
क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड का 5' कार्बन और एक न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर इनके बीच में जब बॉन्ड बनता है बच्चों, तो बॉन्ड बनते वक्त यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन होता है। मैं पूरा डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ कौन कौन से बॉन्ड कैसे हटेंगे, बट हाँ ये वाला पार्ट जो है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होने से यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो अगर आप ये फॉर्मेशन रोकना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये न्यूक्लियोटाइड इससे तभी जुड़ेगा जब इसे 3rd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा। अगर आप उस 3rd कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा देना तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा। ये मत समझना कि बॉन्ड बनाते वक्त OH को हटाया है, हटता नहीं है, मॉडिफिकेशन होता है, बाकायदा बॉन्ड्स बनते हैं O और P के बीच में, तब जाके ये क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, व्हाट मॉडिफिकेशन वुड यू चूज, रिप्लेस प्यूरिन विद पायरिमिडिन, कोई फायदा नहीं है, रिप्लेस 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज, यस। साथ में कंफ्यूज करने के लिए आपको ये भी दिया है, लेकिन ये होता ही नहीं है डीऑक्सीराइबोज में 2nd कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं होता, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। डन, समझ में आ गया क्या? चलिए भाई, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रेप्लिकेशन फोक। एक क्वेश्चन आ ही जाता है इसमें से घुमा फिरा के। आपसे पूछा है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस अकर ओनली इन 1 स्ट्रैंड बिकॉज, या अकर इन 1 स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड पे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई डीएनए को कि उसने इस प्रोसेस को इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया। जब अच्छा खासा सीधा सीधा चेन बन रही थी तो इस पे भी बना लेता सीधा सीधा चेन, बट यू नो क्या कंडीशन रख दी मेन एंजाइम ने। मेन एंजाइम कौन होता है, डीएनए पॉलीमरेज, पूरा नाम इसका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसने एक कंडीशन रख दी कि मैं अगर काम करूंगा, अगर नया स्ट्रैंड बनाऊंगा तो हमेशा नए स्ट्रैंड को 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनाऊंगा। तो जब ये ओराई के थ्रू डीएनए खुलता जाता है, पेरेंटल डीएनए, तो एक तरफ तो ये अपनी डायरेक्शन में काम करता है। अगर यहाँ पर भी ये अपनी डायरेक्शन में सोचना 5 एंड to 3 एंड बनाता तो दोनों पैरेलल नहीं हो जाते क्या, तो ये तो गड़बड़ हो जाता, डीएनए तो हमेशा एंटी पैरेलल होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करना पड़ा। तो जितना हेलिक्स खुला मिलेगा उतने भी तो काम करेगा। मान लो यहाँ तक काम, मान लो इतना खुला था तो यहाँ पर काम करके रुक गया, अब आगे यहाँ खुला है तो फिर से पीछे से प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि खुलने की डायरेक्शन ये है डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इस डायरेक्शन में हेलिक्स खुल रहा है, इस वजह से एक स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हुआ। और इन फ्रेगमेंट्स को क्या कहते हैं बच्चों, दे आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इनको आपस में जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा, क्यों डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस देखने को मिला हमें, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल इज वेरी लॉन्ग, नहीं, डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज ओनली इन 1 डायरेक्शन, यस। कंफ्यूज करने के लिए सेम ऑप्शन दोबारा दे देते, ब्रैकेट में लिख देते 3 to 5, नो, ये खुद के काम करने की डायरेक्शन है, नया स्ट्रैंड बनाने की डायरेक्शन है। देखो इसके लिए टेम्पलेट है 3 to 5, इस स्ट्रैंड के लिए टेम्पलेट की पोलैरिटी 3 to 5 है, लेकिन खुद की न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड की पोलैरिटी तो 5 to 3 ही है, ओके। इसी तरह अगर तुमसे पूछ लें कि जिस टेम्पलेट पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस चलता है वहां पर न्यू स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या है, तो तब भी न्यू स्ट्रैंड की डायरेक्शन तो 5 to 3 ही रहेगी, टेम्पलेट की डायरेक्शन यहाँ 5 to 3 हो जाएगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई क्या? कई बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड ए है और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड बी है तो इनकी पोलैरिटी कैसे डिसाइड करें हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ए 5 to 3 है और ऐसा भी बोल सकते हैं ए 3 to 5 है, या मान लो ये डायग्राम ऐसे हॉरिजॉन्टली बना हुआ आ जाए नीट में, ठीक है, और फिर तुमसे पूछें कि बताओ दिस इज ए और दिस इज बी, इनकी पोलैरिटी बताओ, तो कैसे बताओगे? तो उसका हमेशा रूल ध्यान रखना, पोलैरिटी जो है वो ओराई के बेसिस पर पढ़ी जाती है बच्चों। पोलैरिटी ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड इज रेड ऑन बेस ऑफ ओराई, ओराई के बेस पर पढ़ते हैं, जहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसी से आगे की तरफ पढ़ना है। तो अगर यहां खुला हुआ दिखाया है तो यहां से आपको टेम्पलेट की डायरेक्शन पढ़नी है, तो इसकी डायरेक्शन हुई 3 to 5, ठीक है, और बी की डायरेक्शन हुई 5 to 3। अब इसमें समझ गए क्या, यहां ये ओराई है
तो टेम्पलेट ए को पढ़ोगे 3 to 5, टेम्पलेट बी को पढ़ोगे 5 to 3। अगर मैं इधर हो रहा है बनाती तो फिर यहां से डायरेक्शन पढ़ते। गॉट इट? जिस तरफ हो रहा है वहीं से रेफरेंस पॉइंट मानना है रेप्लिकेशन में। क्लियर? चलिए भाई, हो गया ये क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच स्टेप, क्योंकि चैप्टर लंबा है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है इसमें एग्जाम्पलर में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। आपको पता है रेप्लिकेशन में तो अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, पहले हेलिकेज, फिर प्राइमेज, फिर डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जब भी होता है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए का बनना, तो ट्रांसक्रिप्शन में एक अकेला एंजाइम सारे काम कर देता है और उस एंजाइम का नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। चाहे इनिशिएशन करना हो, इलोंगेशन करना हो, टर्मिनेशन करना हो, ऑल स्टेप्स आर डन बाय दिस एंजाइम। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि अगर ये प्रोकैरियोट या यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात होती तो प्रोकैरियोट्स में इस आरएनए पॉलीमरेज को इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर की और टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर की जरूरत पड़ती, लेकिन यूकैरियोट में इन फैक्टर्स की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बाकी इसका इस कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके बुक में है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। अच्छा, काफी अच्छा टॉपिक है, लेकोपेरॉन जिसमें आप पढ़ते हैं। तो आपसे पूछा है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ। आपके बुक में उसी टॉपिक में दे रखा है कि अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो वहां पर तो हमारे पास सेल के पास 4 जगह ऑप्शंस होते हैं कि वो इस प्रोसेस को, जीन रेगुलेशन को कंट्रोल कर सकती है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के पास ये ऑप्शंस नहीं है। कारण क्या है? प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरियल सेल, आपको पता है बैक्टीरियल सेल में कोई न्यूक्लियस वगैरह तो होता नहीं है, ये डीएनए पड़ा है। इस डीएनए ने रेप्लिकेशन करना शुरू किया, मान लो ये आरएनए बन रहा है। इससे जब आरएनए बनना शुरू होता है साथ साथ में ही राइबोसोम आकर अटैच हो जाते हैं और प्रोटीन चेन बनाना भी शुरू कर देते हैं। तो अगर एक बार डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर दिया है तो ट्रांसलेशन भी साथ के साथ ही शुरू हो जाता है। तो एक ही ऑप्शन है, या तो इस जीन को काम करवाना है या नहीं करवाना। वो कहाँ डिसाइड हो जाएगा? एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी। लेकिन अगर यही कहानी यूकैरियोट्स के लिए सीखनी है हमको तो क्या होता बच्चों? ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें आपको पता है न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। 4 लेवल्स कौन कौन से हैं कंट्रोल के? दिस इज डीएनए। डीएनए से पहले सीधा एमआरएनए नहीं बनता, अभी अभी देखा था हमने, एचएनआरएनए बनता है। फिर उसकी स्प्लाइसिंग होती है, उससे एमआरएनए बनता है। फिर एमआरएनए को न्यूक्लियस से बाहर भी भेजना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट होता है इसका। और जब ये बाहर आता है तो फिर ये ट्रांसलेशन करके प्रोटीन चेन बनाता है। तो 4 लेवल हो गए सेल के पास कंट्रोल करने के। पहला लेवल ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा लेवल स्प्लाइसिंग, थर्ड लेवल ट्रांसपोर्ट मत करो। अगर सेल को लग रहा है यार अभी नहीं बनानी प्रोटीन, ये सारे स्टेप हो चुके हैं, तो अभी भेजो मत उसको बाहर, वो काम ही नहीं कर पाएगा। और अगर बाहर भी भेज दिया तो ट्रांसलेशन मशीनरी को इकट्ठा मत करो। तो 4 लेवल्स हैं यूकैरियोट में जीन को रेगुलेट करने के, ठीक है। ये बच्चों समझ में आ गया? आगे बढ़ें, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट द रोल ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स। किसमें? इन ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कंट्रोल के लिए एक ही साइट है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, तो उसे बहुत ही तरीके से स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है। और डीएनए के जिस भी सेगमेंट को ट्रांसक्रिप्शन करना है वो सेगमेंट ट्रांसक्रिप्शन करेगा या नहीं, शुरू करेगा या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए क्या होती हैं? कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, जिन्हें आप रेगुलेटर्स भी कह सकते हो सिंपली, ये रेगुलेटर्स 2 तरह के होते हैं। या तो ये होते हैं एक्टिवेटर्स या फिर ये होते हैं रिप्रेसर्स, है ना। या तो एक्टिवेटर्स या रिप्रेसर। रिप्रेसर का एक एग्जांपल आपके बुक में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लेकोपेरॉन। एक्टिवेटर का डिटेल्ड एग्जांपल नहीं डिस्कस किया हुआ, ठीक है। बट यस, रेगुलेटरी प्रोटीन 2 तरह की होती है, ईदर एक्टिवेटर और रिप्रेसर, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा है कि इनका क्या रोल है? दे ओनली इंक्रीज एक्सप्रेशन? नो। दे ओनली डिक्रीज एक्सप्रेशन? नो। दे इंटरैक्ट विद आरएनए पॉलीमरेज
बट डू नॉट अफेक्ट द एक्सप्रेशन। पहली बात तो वो डायरेक्टली इंटरेक्ट ही नहीं करती। क्या रोल होता है बच्चों इन रेगुलेटरी प्रोटीन का? इफ यू रिमेंबर, अगर ये डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, मान लो दिस इज प्रमोटर, दिस इज टर्मिनेटर, ठीक है, तो आपको ध्यान होगा स्ट्रक्चर आपने लैकोपेरॉन का पढ़ा है, ये तो आई जीन होता है जिससे कि ये रेगुलेटरी प्रोटीन बनकर आती है ना, आर लिख दिया मैंने रेगुलेटरी प्रोटीन के लिए, कोई भी हो चाहे। अब ये रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करती है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन यहाँ प्रमोटर के पास एक स्पेशल साइट होती है जिसे आप कहते हैं ऑपरेटर, जो सिर्फ प्रोकैरियोट्स के ही ऑपेरॉन सिस्टम्स में है। बाकी हमारे पास ये ऑपरेटर साइट नहीं होती है बच्चों, क्योंकि हमें कोई ऑपेरॉन सिस्टम नहीं है हमारे पास। ऑपेरॉन सिस्टम सिर्फ किस में है? प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में। तो दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, रेगुलेटर, ऑपरेटर, प्रमोटर, टर्मिनेटर, बट कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। जो ऑपरेट करने वाली साइट है वो ऑपरेटर। अब ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ना, ये कहाँ बाइंड होगी बच्चों? हमेशा ध्यान रखना, ये रेगुलेटरी प्रोटीन इस ऑपरेटर साइट पे ही बाइंड होगी, यहाँ पर, ठीक है। अगर ये बाइंड होती है नहीं होती, वो दोनों के अलग अलग मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है। अगर हम रिप्रेसर वाले प्रोटीन की बात करें तो जब तक ये प्रोटीन यहाँ बाउंड रहती है ना, तब तक आरएनए पॉलीमरेज को रोक कर रखती है। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन को शुरू ही नहीं कर सकता और जीन रहता है स्विच ऑफ, ठीक है। अगर हम किसी तरह से, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या कि ये रेगुलेटर इसका ताला है, ये रेगुलेटर वो ताला है जिसने इस जीन को बंद कर रखा है, स्विच ऑफ कर रखा है, बट किस जगह पर जुड़कर? ऑपरेटर वाली साइट पर जुड़कर, ठीक है। साइट इज द ऑपरेटर, प्रोटीन इज द रेगुलेटर, मिक्स मत कर देना। अब अगर हम चाहते हैं इस जीन को स्विच ऑन करना, तो कोई एक स्पेसिफिक केमिकल सेल के अंदर जाएगा, वो इन रिप्रेसर प्रोटीन्स को पकड़ लेगा, वहां नहीं जाने देगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म ऐसा नहीं कि एक बार ताला लगा दिया तो काम खत्म। प्रोटीन्स तो सिंपली शॉर्ट लिव्ड मॉलिक्यूल है, मेटाबोलाइज होते रहते हैं। तो ऐसा मत समझना कि एक बार प्रोटीन को बना के यहाँ ताला लगा दिया तो काम खत्म हो गया। बार बार प्रोटीन बनती रहती है, वहां जाती रहती है, और जब तक प्रोटीन बन के वहां जाती रहेंगी तब तक ताला लगा रहेगा। अगर लैक्टोज, लैकोपेरॉन की बात करूं, लैक्टोज बीच में आ गया, सेल के अंदर आ गया, ये मान लो एक लैक्टोज मॉलिक्यूल है, ये काम करता है इंड्यूसर की तरह। इंड्यूसर ये जगाएगा इस सिस्टम को, ठीक है, और ये क्या करता है, इन रिप्रेसर्स के साथ बाइंड हो जाता है। जितनी भी रिप्रेसर बन रही हैं उनके साथ बाइंड हो जाता है और उन्हें वहां जाने नहीं देता। तो अगर ताला अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज को मौका मिल जाता है और वो ट्रांसक्रिप्शन करके प्रोडक्ट्स बना देता है। ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन, ठीक है, यानी जीन हो गया स्विच ऑन। इस तरह से लैकोपेरॉन काम करता है। डन। एक छोटा सा रिवीजन हो गया हमारा लैकोपेरॉन का, फिर भी एक बार अच्छे से एनसीईआरटी के डायग्राम्स को देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर कौन सा आंसर टिक करें बच्चों हम? तो मैंने ये मैकेनिज्म आपको समझाया, उसमें लिख रहा है दे इंटरैक्ट विद आरएनए पॉलीमरेज बट डू नॉट अफेक्ट द एक्सप्रेशन। पूरा ही स्टेटमेंट गलत हो गया। ये सही है कि दे कैन एक्ट बोथ एज एक्टिवेटर और एज रिप्रेसर, ठीक है। डन। चलिए, which was the last human chromosome to be completely sequenced? जो सबसे लंबा था, क्रोमोसोम नंबर 1। सीधा सीधा क्वेश्चन है। Which are the functions of RNA? ये भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आरएनए के फंक्शंस पूछें। इट इज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी बात हो रही है एमआरएनए की। इट कैरीज अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम, बात हो रही है ट्रांसफर आरएनए की। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्पोनेंट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के कॉम्पोनेंट्स में कौन से आरएनए होते हैं? आरआरएनए। तो तीनों ही आरएनए के फंक्शंस हैं, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। व्हाइल एनालाइजिंग द डीएनए, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी लंबी है बट है बड़ा आसान, देखना। व्हाइल एनालाइजिंग द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इतने टोटल न्यूक्लियोटाइड्स थे उसमें 5386, ठीक है। उनका जो प्रपोर्शन मिला वो क्या मिला? एडेनिन 29% है, गुआनिन 17% है, साइटोसिन, एक मिनट, साइटोसिन कितना है? 32% और थाइमिन है 17%। तुम मुझे बताओ, एक नॉर्मल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, एक नॉर्मल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, तो डीएनए में एडेनिन जुड़ता है किससे? थाइमिन से, और साइटोसिन जुड़ता है गुआनिन से। तो जितना एडेनिन का परसेंटेज है उतना ही थाइमिन का होना चाहिए। एडेनिन का परसेंटेज है 29%, जबकि थाइमिन का 17 है। यस और नो? और
जितना साइटोसिन है उतना ही गुआनिन होना चाहिए, जबकि इनका भी परसेंटेज वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम इस रिजल्ट से, देखना जरा। इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। कई बच्चों को ये भी लग सकता है इसका ऑप्शन, बट अगर डीएनए सर्कुलर है तो उस पर ये थोड़ी ना है कि चारगाफ रूल अप्लाई नहीं होगा। सर्कुलर डीएनए भी तो डबल स्ट्रैंडेड होता है बच्चों, तो वो भी चारगाफ रूल को अप्लाई करेगा, मतलब उसके लिए एलिजिबल है। कोई भी डीएनए अगर डबल स्ट्रैंडेड है, चाहे लीनियर हो चाहे सर्कुलर हो, चारगाफ रूल उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा यहाँ पर। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। बिल्कुल भाई, हमने पढ़ा है कि डीएनए मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड होता है, बट कुछ वायरसेस एक्सेप्शनली तो ऐसे हैं ना जिनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। इवन वायरसेस में तो ऐसे वायरस भी हैं जिनके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है। तो यस, इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। और आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए, नो। और हाँ, एक ऑप्शन ये भी दे दिया नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। ज्यादातर बच्चे इसको टिक कर देंगे, बट नहीं, व्हाई नॉट। सीधा सीधा वो कह रहा है कि इतने न्यूक्लियोटाइड हैं, ये परसेंटेज है, तो इसका मतलब क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो परसेंटेज सेम होना चाहिए था, कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो नहीं हो पा रहा, इसका मतलब ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। चलिए, इन सम वायरसेस डीएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए एज टेम्पलेट। किसकी बात हो रही है? रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा। नॉर्मली आपको पता है सेंट्रल डॉग्मा में डीएनए से आरएनए बनता है। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? ट्रांसक्रिप्शन। बट जो रेट्रोवायरसेस होते हैं उनमें आरएनए से डीएनए बनता है और आप इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सिर्फ आरएनए वायरसेस ही क्यों ऐसा कर पाते हैं बच्चों, मतलब रेट्रोवायरसेस ही क्यों कर पाते हैं? बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज द एंजाइम, ठीक है। तो ये तो दिया एनसीईआरटी में, लेकिन एनसीईआरटी में ये नहीं दिया कि जब आरएनए से इस तरह का डीएनए बनता है तो उसे क्या कहते हैं। तो आप ऐड कर लेना बच्चों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बनता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, और शॉर्ट में इसको इंडिकेट करते हैं cDNA से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा cDNA। जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पर एडीए के ट्रीटमेंट में एक वर्ड दे रखा है, देखना आप, एडीए की जीन थेरेपी में, कि यहाँ पर एडीए cDNA यूज किया जाता है। वो इसीलिए दिया है क्योंकि वहाँ पर इस तरह पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जीन ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। डन। देखना आप एनसीईआरटी उठा के बायोटेक्नोलॉजी में एडीए की जीन थेरेपी देखना, वहाँ लिखा है ये वर्ड एडीए cDNA, फंक्शनल एडीए cDNA, ठीक। चलिए, इफ मिजेल्सन, अरे वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस की काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं हम पढ़ते वक्त। इफ मिजेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूड फॉर 4 जनरेशंस, पेरेंटल जनरेशन से शुरू करके फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ओके। यहाँ से 1 मत लिख देना, पेरेंटल 1, बट उससे हमें मतलब नहीं है, तो सीधा सीधा 4 जनरेशन दिया है। तो ये जो 1 2 3 4 जनरेशन्स आ गई, ठीक। अब आपसे पूछा है कि रेशो बताना है 3 का, 3 चीज़ों का रेशो बताना है, N15 N15, यानी बात हो रही है हैवी डीएनए, इज टू N15 N14 हाइब्रिड डीएनए, इज टू N14 N14 लाइट डीएनए। अब तुम खुद सोचो, क्या 4th जनरेशन में कोई हैवी डीएनए हो सकता है? हैवी डीएनए, अगर तुम एक्सपेरिमेंट ध्यान हो तो हैवी डीएनए सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल जनरेशन में होता था। पेरेंटल जनरेशन के पास पूरा डीएनए हैवी डीएनए है। ऐसे स्टार्ट करते हैं हम एक्सपेरिमेंट को, सिंगल डीएनए से, 1 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए जिसमें दोनों में N15 N15 है, ठीक है। अब आपसे 4 जनरेशन्स के बाद इन तीनों का रेशो पूछा है, तो 4 इज कंटिन्यूड फॉर 4 जनरेशन्स, ठीक है। इस जनरेशन में आपसे पूछा है, तो इस जनरेशन में हैवी डीएनए तो आएगा ही नहीं, कोई भी पॉसिबल ही नहीं, किसी में भी नहीं आएगा हैवी डीएनए, तो किसी में भी नहीं आएगा हैवी डीएनए। इसमें क्या आएगा बताओ? कैसे करते हो आप इस तरह के क्वेश्चंस को? मैं बताती हूँ आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करना है आपको। पहले तो क्या करो, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सिंगल से लेके चलो। एक डीएनए है, रेप्लिकेशन के बाद 1 से बन जाएंगे 2, 2 से बन जाएंगे 2 की जस्ट डबल, 4 डीएनए मॉलिक्यूल, 4 से 8 डीएनए मॉलिक्यूल, 8 से 16 डीएनए मॉलिक्यूल। ये नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स लिखे हैं मैंने टोटल, अगर हम एक बैक्टीरियल सेल को रेफरेंस मान के चलें तो, ठीक है बच्चों।
अब सीधा सा क्या करना है, ये तो आपको पता है कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में हैवी डीएनए से शुरुआत की थी, ठीक है। अगर ये हैवी डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली डिवाइड करता है, और आपको ये भी पता है कि आगे के जितने भी कल्चर हुए थे वो N14 मीडियम पे हुए थे, तो अब जितने भी नए स्ट्रैंड बनेंगे वो N14 वाले ही बनेंगे, है ना। तो अगर ये N15 डिवाइड करता 2 बनाता है तो क्या कुछ ऐसी कंडीशन होगी क्या, दोनों अलग अलग हो गए और जो नए बने वो N14 वाले बने। तो हमेशा इस वाली जनरेशन में जो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे दोनों ही क्या होंगे, हाइब्रिड डीएनए होंगे। यस और नो। पेरेंट में ओनली हैवी डीएनए होगा, फर्स्ट जनरेशन में ओनली हाइब्रिड डीएनए होगा, कोई रेशियो नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आता है, अब वहां पे एग्जाम में इतना तो टाइम है नहीं आपके पास कि आप सारे ड्रॉ कर करके देखेंगे, जरूरत भी नहीं है ड्रॉ करने की। करना क्या है आपको कि ये आपको पता है यहाँ पर हाइब्रिड डीएनए। अच्छा, एक इससे एक कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ एक बार, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ना उसमें बताओ क्या होना चाहिए, इससे कैसे बनना चाहिए। ये अलग अलग हो गए, जो नया बना वो हमेशा N14 का बना, तो एक हाइब्रिड डीएनए से हमेशा एक हाइब्रिड और एक लाइट बनता है। इससे भी क्या होगा, सेम यही कंडीशन होगी कि एक तो बनेगा, एक मिनट इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूं इससे स्पेस हो जाए हमारे पास, एक तो बनेगा हैवी, सॉरी हैवी नहीं बच्चों, ये दोनों अलग हो गए, एक तो बनेगा हाइब्रिड और एक बनेगा लाइट। ये सब आपको वहां कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए बता रही हूँ, फिर समझा दूंगी कि शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी है। तो इस जनरेशन में जो नेक्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन बोलेंगे इसको हम, या बोलेंगे 2 जनरेशन के बाद वाली जो जनरेशन है, यहाँ पर क्या हुआ, 4 में से कितने डीएनए हाइब्रिड है बताओ, 2, तो 4 - 2 लाइट कितने बचे, 2। तो हाइब्रिड और लाइट डीएनए का रेशो ये होगा। अब आप इसके कितने भी साइकिल्स करवा लो आगे, हर जनरेशन में हाइब्रिड डीएनए का नंबर तो 2 ही रहेगा ना। क्या 2 से ज्यादा हाइब्रिड डीएनए मिल सकते हैं क्या, क्योंकि 2 ही तो पेरेंटल स्ट्रैंड ऐसे आ रहे हैं शुरू से जिनके पास N15 है, तो हाइब्रिड डीएनए का नंबर तो 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो 8 डीएनए में से हाइब्रिड अगर 2 हैं तो लाइट कितने होंगे बच्चों, 8 - 2 6। 16 डीएनए में से हाइब्रिड अगर 2 हैं तो लाइट कितने होंगे, 16 - 2 14। बात समझ गए क्या मेरी, आपको बस ये स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, उसके आगे सब में यही करना है। क्या ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट में ओनली हैवी डीएनए होगा, नो हाइब्रिड नो लाइट। पेरेंट्स में, पेरेंटल जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में ओनली हाइब्रिड डीएनए होगा, और उसके बाद जितने भी जनरेशन से पहले उनको लिख लो, उनके नीचे डीएनए मॉलिक्यूल का नंबर लिख लो, -2 करके निकालते जाओ, ठीक है। तो हाइब्रिड इज टू लाइट का रेशो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रेशो हो गया 1:1, यहाँ रेशो हो गया 1:3, यहाँ रेशो हो गया 1:7। ओके, तो यहाँ पर हैवी डीएनए 0, हाइब्रिड 1, लाइट 7। आपको पहले लाइट बाद में हाइब्रिड लिखा होता तो 7:1 करना पड़ता, ये भी ध्यान रखना। तो ये रहा आपका सही आंसर। समझ में आ गया क्या, कर लोगे एग्जाम में, ये बिल्कुल शॉर्ट में इस चीज को अपने एनसीईआरटी में एक बॉक्स में नोट करके रख देना, पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस ये वाला पार्ट। ओके, चलिए भाई और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज गिवन, तो आपसे आरएनए का सीक्वेंस पूछा है। अब कई बच्चे तो क्या करते हैं, इसका पहले स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड निकालते हैं फिर उससे आंसर निकालते हैं। क्या जरूरत है भाई, अगर आपको कोडिंग स्ट्रैंड दे दिया तो आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड की जरूरत ही नहीं है। जो आरएनए होता है उसकी सीक्वेंस एग्जैक्टली कोडिंग जैसी तो होती है, बस जहां जहां टी है वहां वहां यू लगा दो, क्योंकि आरएनए में टी तो हो नहीं सकता। तो बिल्कुल सेम चूज कर लो, आरएनए 5 to 3 में ही बनता है, बिल्कुल ए टी की जगह यू, जी ए टी की जगह यू, और ये सीधा सीधा ऑप्शन ए मिल गया, है ना। अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि पहले आप इस कोडिंग स्ट्रैंड से टेम्पलेट की सीक्वेंस निकालें फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएं आरएनए, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया होता आपको तो फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढना पड़ता आपको आरएनए में। ओके, और डायरेक्शंस का हमेशा ध्यान रखना, पोलैरिटी 5 to 3 ये भी कभी कभार कंफ्यूज कर देती है हमें क्वेश्चंस में। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द आरएनए पॉलीमरेज, बस 2-3 क्वेश्चंस और बचे। द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम, ये होलो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम कब होता है बच्चों, जब
एक एंजाइम में कई सारी सब यूनिट्स हों, तो आपसे बोला है कि आरएनए पॉलीमरेज जब अपनी होलो एंजाइम की फॉर्म में होता है, आपके बुक में डिटेल में नहीं दिया, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जब करता है ना ट्रांसक्रिप्शन, तो उसकी कई सारी सब यूनिट्स होती हैं, बीटा यूनिट होती है, बीटा डैश होती है, ओमेगा होता है, अलग अलग कुछ यूनिट्स होती हैं, ठीक है। आपको वो नहीं जानना, आपको सिर्फ इतना सा पूछा है कि किसको ट्रांसक्राइब करेगा, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको। ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा रीजन ट्रांसक्रिप्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि सिर्फ प्रमोटर ट्रांसक्रिप्ट नहीं होता, स्ट्रक्चरल जीन भी होता है और टर्मिनेटर भी होता है, तो ये हो जाएगा। देखो आपको स्ट्रक्चरल जीन ओनली भी दिया है, आपको लगेगा कि यार हमने तो पढ़ रखा है स्ट्रक्चरल जीन सीक्वेंस डिसाइड करता है, बट हमेशा ध्यान रखना ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा था, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर दोनों ट्रांसक्राइब्ड होते हैं आरएनए की फॉर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ अ कोडोन इन mRNA इज दिस। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, देखना। इफ द बेस सीक्वेंस ऑफ अ कोडोन इन mRNA is 5 to this, the sequence of tRNA pairing with its must be। आपको क्या दिया है, आपको बेस सीक्वेंस दिया है mRNA पर। अगर ये mRNA है मान लो 5 to 3 डायरेक्शन में, और ये कोई इस पर कोडोन है AUG, तो आपसे tRNA पूछा है। अब यहाँ क्या गड़बड़ करते हैं बच्चे, सुनना कि नॉर्मली आपको एक और चीज़ ध्यान रखना बच्चों, NCERT के जो प्रीवियस एडिशन थे उनमें tRNA का 2D मॉडल दिया है, क्लोवर लीफ मॉडल, लेकिन नए एडिशन में tRNA का 3D मॉडल दे दिया है, क्योंकि RNA होगा तो 3D की फॉर्म में, इन्वर्टेड एल की फॉर्म में, सेल में जब होगा तो 3D फॉर्म में ही होगा ना। इससे बहुत फर्क पड़ रहा है कॉन्सेप्ट्स पे। अगर आपकी बुक में पुराना डायग्राम है तो ये नया वाला डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना आप लोग, नए बुक्स में से तो हटा दिया है, 3D मॉडल को ले दिया है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है सुनो। अगर आप 2D के अकॉर्डिंग चलो, यहाँ पर ऐसे tRNA को बनाओ 2D क्लोवर लीफ मॉडल, तो आपको पता है 5 से शुरू होकर 3 पर ख़त्म होता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसके एंटीकोडोन लूप है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, यू का ए और सी, और आपको लगेगा कि tRNA पर 5 to 3 डायरेक्शन में UAC होना चाहिए, ये आपको सही ऑप्शन लगेगा, बट ये है नहीं सही ऑप्शन, गलत है ये। क्यों? क्योंकि tRNA सेल में 2D फॉर्म में नहीं होता, ये तो स्टडी करने के लिए उसकी अनकॉइल्ड फॉर्म है, ये 3D फॉर्म में होता है। और 3D फॉर्म में tRNA कैसे होता है, देखना, इसको बने रहने देती हूँ, दोबारा बना देती हूँ। ये अगर mRNA है तो 3D फॉर्म में tRNA ऐसा होगा, कुछ इस तरह का। अगर मैंने यहां से शुरू किया है, यहां से बिल्कुल आपकी NCERT के अकॉर्डिंग चलते हैं डायग्राम में, तो ये वाला मैंने 3 लूप बना दिए हैं इसमें, अच्छा ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो बस ये समझना। देखो यहां से शुरू किया, अब मुझे ना कैसे जाना है, अब मुझे इस तरह घूमते हुए इधर खत्म करना है इसको 3 एंड पर, 5 एंड से शुरू करके 3 एंड पे खत्म करना है। एंटी क्लॉकवाइज हो गया क्या ये? ऐसा तो कुछ नहीं है, खैर शुरुआत तो क्लॉकवाइज ही हुई है, लेकिन 3D मॉडल में क्या याद रखना है आपको, कैसे ड्रॉ करने की आदत डालनी है आपको, लाइक दिस, 5 एंड से शुरू करके ऐसे घुमाते हुए 3 एंड पे खत्म करना है बच्चों। इससे क्या हुआ देखना, अब पहले तो यहाँ पर तुम इसके कॉम्प्लीमेंट्री लिख लो, वही होंगे कॉम्प्लीमेंट्री, तो अब इन्हें पढ़ो जरा, 5 एंड से शुरू पढ़ना, क्योंकि RNA हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में काम करता है, तो 5 एंड से अगर तुम इसे पढ़ोगे ना तो ये ऐसे पढ़ने में आएगा, यूं CAU, तो 5 एंड to 3 एंड CAU, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तुम देख लो NCERT के डायग्राम में, दिखा देती हूँ मैं तुम्हें, इसीलिए NCERT ने इस डायग्राम को रिप्लेस किया है, क्योंकि पुराने डायग्राम में 2D मॉडल्स थे। ये mRNA है, यहाँ पे AUG नहीं दिया, AGU दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखो tRNA को कैसे ड्रॉ किया है, ये 5 एंड से शुरू करके इधर से ऐसे घूमते हुए 3 एंड पे खत्म किया है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, जिससे नीट में रफली बना के देख सको। तो आपको डायरेक्शन ऐसे नहीं पढ़ना है UCA, इसको आपको ऐसे पढ़ना है ACU, 5 to 3 डायरेक्शन में ACU, ये भी 5 to 3 डायरेक्शन में GUA पढ़ने में आएगा, ना कि AUG, ठीक है। ध्यान रहेगा ये कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना कहीं अपनी बुक में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ना कि ए। डन। इसी स्ट्रक्चर पे एक और क्वेश्चन है, द अमीनो एसिड अटैचेस टू tRNA
जो अमीनो एसिड टीआरएनए पर अटैच होता है वो टीआरएनए के कौन से एंड पर अटैच होता है, तो वो तो तुम चाहे 2D मॉडल से याद रखो चाहे 3D मॉडल से याद रखो, हमेशा जो लंबा वाला एंड है 3 एंड, वहां पर अमीनो एसिड अटैच होता है लास्ट वाले एंड पर। ठीक है, आखिर में टीआरएनए अपना हाथ पकड़ाता है कि अमीनो एसिड आ जाओ तो मैं लेके चलता हूं। ओके, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 3 एंड। क्लियर? देन नेक्स्ट ये देखो, दिख रहा है 3 एंड पर है, हमेशा अमीनो एसिड 3 एंड पर बाउंड होगा। टू इनिशिएट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, टू इनिशिएट द ट्रांसलेशन mRNA फर्स्ट बाइंड्स टू, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट भी। भाई जब mRNA आता है तो सबसे पहले इससे कौन आके जुड़ती है? स्मॉलर यूनिट। ठीक है, लार्जर बाद में आती है लास्ट में, जब पहला टीआरएनए भी जुड़ चुका होता है उसके बाद लार्जर आके जुड़ती है बच्चों, ध्यान रखना हमेशा। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा ए। क्लियर? मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट 2022 में भी था, देखना एक बार आप PYQs में। नाउ लास्ट, इन ई कोलाई द लेक ऑपेरॉन गेट स्विच्ड ऑन, अभी बताया था, जगाएगा कौन? इंड्यूसर अंदर जाके। इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज। तो लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड कैसे जगाता है वो? रिप्रेसर को पकड़ के, ताले को पकड़ के। तो सीधा सीधा ऑप्शन ए। बी दिया है रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर, अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड है तो ताला लगे रहेगा, स्विच ऑफ रहेगी जीन। आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर से बाइंड ही नहीं होता, प्रमोटर से बाइंड होता है। लैक्टोज इज प्रेजेंट, और देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया इट बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज, लैक्टोज का एंजाइम से कोई लेना देना नहीं है, वो तो उस ताले को पकड़ता है जिसको हटने से खुल जाए सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन ए। डन? मजा आया इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में? जेनेटिक्स के क्वेश्चन हमेशा से ही बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं बच्चों, बस समझ के करने होते हैं। आपने अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो आप आराम से इसके क्वेश्चंस करके आ सकते हैं, बस अच्छी सी विग्रस प्रैक्टिस करना जेनेटिक्स की जरूर से। ओके, गुड बाय।